बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक आइडिया ऑफ लाइन इंटीग्रल। मतलब लाइन इंटीग्रल क्यों निकालते हैं, इसका फायदा क्या है। तो कुछ एप्लीकेशंस पहले इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसके मोटिवेशन के लिए। एक्चुअली अगर आप फर्स्ट फिगर देखें जिसमें आप यू कैन सी अ मैप, एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ और अगर आप ये जो वेक्टर्स बने हुए आप इसको विंड वेक्टर्स को के तौर पे इसको कंसीडर करें। सो यू कैन कंसीडर दिस एज कि हमारे पास ये जो विंड वेक्टर्स है ये कितने वाटर वेपर्स या कितने मॉइस्चर जो है इस रीजन के अंदर ब्रिंग करते हैं, मतलब कितने मॉइस्चर जो है ये फ्लक्स के तौर पे अगर हम इसको डील करें, फ्लक्स का नाम लें तो इस बाउंड्री से कितना फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहा है। मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ रेनफॉल कि कितना मॉइस्चर इधर इस रीजन के अंदर यहाँ पे आया है। तो इस आइडिया को या इस मॉइस्चर फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली हमें जो जरूरत पड़ती है वो एक लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है बेसिक सा। उस लाइन इंटीग्रल को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स आ जाता है। वन मोर एग्जांपल, आप ये जो राइट साइड पे देख रहे हैं, आप अगर इसको कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फॉर एग्जांपल आई हैव अ चार्ज या आई हैव सम पार्टिकल जो मैग्नेटिक कोई पिन समझ रहे हैं, कोई भी एनीथिंग जो कि मैग्नेटिक फोर्स इसका एक्सपीरियंस कर रही है कोई चीज। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ पे मूव करूँ, तो ये काम कैसे किया जाएगा। मैं इसको बाय यूजिंग लाइन इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ। Actually, this is a work done from moving this particle from this point to this point when it is experiencing some external force which is capital F। और अगर आप रिकॉल करें, आपने ये बात पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस के अंदर फिजिक्स में कि हमारे पास वर्क डन जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारे पास ये फोर्स इज अ एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही है एज अ मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक वेक्टर फील्ड के तौर पे मौजूद है। और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम एक लाइन इंटीग्रल, जिसे आप दूसरा नाम लाइन इंटीग्रल का कॉन्टूर इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल भी कहा कहते हैं इसको, क्योंकि हम एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर ये जो लास्ट फिगर है इसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, अगर आप रिकॉल करें वन वेरिएबल कैलकुलस में आप एरिया अंडर द कर्व निकाला करते थे। उसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ होता था, एक कर्व गिवन होता था, मैं अबव एक्स एक्सिस उसका एरिया निकालना चाहता था। वो एक्स एक्सिस जो होता था वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी, उससे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से मैं अबव तक अबव जो है निकालना चाहता था। इधर जो है मेरे पास सरफेस एरिया ऐसे निकालने के, ये मेरे पास एक कर्व पाथ है थ्री डायमेंशन के अंदर बना हुआ, एक स्पेस थ्री स्पेस के अंदर बना हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कर्व है अबव एक्स वाई प्लेन ये कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, सरफेस एरिया। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें लाइन इंटीग्रल को यूज करता हूँ। इसी तरह और भी इसकी एप्लीकेशंस है, फिलहाल मैंने ये तीन एप्लीकेशंस आपके सामने डिस्कस किए। समटाइम्स हम वायर का मास फॉर एग्जांपल निकालना है, वायर की मास निकालने के लिए भी हम लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग ने डेफिनेट इंटीग्रल को जब डेवलप किया था। जिस तरह से आपने उधर बात की थी, आप ये कहते थे कि यार ये मेरे पास एक इंटरवल है, एक इंटरवल को आप सब पार्टीशंस के अंदर एन पार्टीशंस के अंदर आप उसको ब्रेक करते थे, देन स्प्लिट करते थे, देन आप उसमें जो है क्या नाम है हर पार्टीशन की विड्थ कैलकुलेट करते थे। देन यू कैलकुलेट द हाइट विच इज एफ ऑफ एक्स एंड यू मल्टीप्लाई हाइट बाय विड्थ, यू गेट द एरिया ऑफ सम रेक्टेंगल। सो देन उसका आप सम निकाल लेते थे, तो हमारे पास वो पूरे उसका सम निकल जाता था, पूरा एरिया आ जाता था अंडर द कर्व। फिर हम ये कहते थे अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस हम इतने इंक्रीज कर दें कि सच दैट इट टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मेरे पास हर रेक्टेंगल की विड्थ बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट डेसिमल हो जाएगी।
तो उस उधर से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आया था जिसको आप डिमेंस सम का नाम देते थे। तो सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप ये समझ लें कि मेरे पास ये कोई सम कर्व है जो कि फिगर 1 में आप देख रहे हो रेड कलर से जो बना हुआ है, और मैं इस कर्व को जस्ट लाइक बिफोर आप जिस तरह से एक इंटरवल ए से बी को आप सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे, इधर हमारे पास ये पी से पी नॉट से पी एन तक जो है मैंने इसको सब पार्टीशंस के अंदर सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और हर पार्टीशन को मैंने नाम दिया टी आई माइनस वन कॉमा टी आई आर्बिटरी टी आई माइनस वन आई एथ की अगर मैं बात करूँ तो ये। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक आईएथ की बात करूं, पी आई माइनस वन से पी आई की बात करूं, तो मेरे पास इसमें एक आर्बिटरी पॉइंट मैं ले लूं, जिस तरह से आप रिमेन सब में एक आर्बिटरी पॉइंट लेते थे, कोई भी एक आईएथ आप पार्टीशन उठाते थे उसमें एक आर्बिटरी पॉइंट लेते थे जिसको आप एक्स आई स्टार का नाम देते थे। अगर आप रिकॉल करें एक्स आई स्टार आप कैलकुलेट करने का जो मेथड होता था वो ये होता था कि समटाइम्स यू यूज्ड राइट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, समटाइम्स आपने लेफ्ट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन या समटाइम्स मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन को यूज किया था। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारे पास ये चूंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये मेरे पास कोई कर्व है, ये मेरे पास इसका एक आर्बिटरी पॉइंट है इस टी आई माइनस वन और टी आई प्लस वन के दरमियान, टी आई के दरमियान एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया एक्स आई स्टार कॉमा वाई आई स्टार। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करूँ तो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई स्टार और वाई स्टार मुझे मिल जाएगा। देन मैं अगर उस को मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा एस से, व्हाट इज डेल्टा एस, एक्चुअली ये मेरे पास जो आर्क्स बन रही है उन सब हर आर्क की ये लेंथ है, आर्क लेंथ है, हर आर्क की लेंथ है। और वही बात है कि अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस को या नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को इंक्रीज कर दूं बिकम्स एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, तो मेरे पास हर आर्क लेंथ जो है बिकम्स इनफाइनाइटेसिमल, तो ये डीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरे पास ये लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाएगा। पूरे कर्व के अलोंग मेरे पास इंटीग्रल निकल जाएगा विच कर्व द कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट पी नॉट से लेके पी एन तक। तो ये मेरे पास कर्व है, कर्व इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल इसका नाम होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि अगर आपके पास लाइन इंटीग्रल कभी एवेल्यूएट करना तो उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। Now let's discuss the formulas for line integral. फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लाइन इंटीग्रल का देख रह सकते हैं आप यहाँ पे, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक लाइन इंटीग्रल है, जैसे हमने कहा था ये डीएस एक आर्क लेंथ होती है जो कर्व के ऊपर होती है। तो फर्स्ट वी बिगिन विद द एंड इन माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के हमें एट द एंड जो है यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट्स रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पैरामीटराइज द गिवन कर्व। ऑब्वियसली ये आपको कर्व और ये फंक्शन ये गिवन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पैरामीटराइज द कर्व, मतलब ये जो हमारे पास कर्व दिया होगा हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस कैसे फाइंड की जाती हैं, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस। तो जो भी कर्व होगा, फॉर एग्जांपल ये पैराबोला है तो पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन, या अगर ये आपके पास लाइन है तो लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन, सर्कल है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जो सा भी कर्व दिया हुआ उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे, और हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में ऑब्वियसली ये बात भी गिवन होगी कि ये पैरामेट्रिक कर्व जो ये जो कर्व आपको गिवन है ये कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक। फॉर एग्जांपल मुझे आप ये कर्व दे दिया गया, मुझे ये गिवन होगा कि यार आप इस कर्व को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करो, तो मेरे पास कर्व के ऊपर इनिशियल और फाइनल वैल्यूज गिवन होंगी। तो मैं इसमें ये करूंगा कि इस इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को यूज करके यहाँ पे लिमिट्स भी फाइंड कर सकता हूँ, पैरामीटर टी की लिमिट्स भी मैं फाइंड कर सकता हूँ क्लियरली। सो जब मेरे पास ये चीज आ जाएगी, मैं इस इंफॉर्मेशन को सेकंड स्टेप के अंदर इस इंफॉर्मेशन को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा गिवन फंक्शन के अंदर। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे x ऑफ t और y की जगह पे उसकी इन टर्म्स ऑफ t वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास फाइनली ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ इसमें सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, लिमिट्स भी आ चुकी है, एफ ऑफ एक्स ऑफ टी भी आ चुका है। थर्ड स्टेप में आप जस्ट
इस फॉर्मूला को यूज करके सिंपल तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करके लाइन इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक बात नोटिस करें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो आप स्क्वायर रूट के अंदर चीज देख रहे हैं, अगर आप इसको रिकॉल करें, डेट इज ये आर्क लेंथ थी। और जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी ये बात की थी कि हमारे पास ये जो डीएस है ये आर्क लेंथ है। तो मैं अगर पूरे एज अ होल वेक्टर की बात करूं तो हमने ये बात पढ़ी है कि ds अपॉन dt जो है इसको यूज करके हम आर्क लेंथ को निकाल सकते हैं। यानी कि हमने ये बात पढ़ी थी कि इंटीग्रल ऑफ ds निकालें तो हमारे पास ये आर प्राइम ऑफ टी का आप अगर नॉर्म निकाल लेते हो तो ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एनीवे ये आर्क लेंथ है और इस आर्क लेंथ को यूज करके हमने इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया है। देयर आर सम मोर फॉर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो लाइन इंटीग्रल की फॉर्म है ये एक्चुअली जो हमारे पास ऊपर जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो ज़्यादा जनरलाइज फार्मूला था। अगर उसमें ds की जगह पे dx आ जाए तो ऑब्वियसली इसमें dy वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर dx अपॉन dt का स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा, तो x प्राइम ऑफ t। सिमिलरली अगर dy है तो यहाँ पे y प्राइम ऑफ t रह जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये जो डेफिनेशन देखें, आप अगर लाइन इंटीग्रल देखो तो ये f डॉट डी आर, ये एफ डॉट डी आर अगर आपको निकालना है लाइन इंटीग्रल तो उसका फॉर्मूला वैसे ये गिवन है। और वैसे ये देखा जाए ये जो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है लाइन इंटीग्रल का, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली अ वर्क डन। सो दिस इज अ वर्क डन अलोंग द कर्व सी। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई कर्व है, इस पाथ को मैं फॉलो किया, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बात की थी, मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है, मैं इसको मूव करा के पॉइंट बी पे लेके जा रहा हूँ बाय फॉलोइंग द कर्व सी। और मेरे पास इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो रही है जिसका नाम एफ है। तो इसमें अगर मैं इसके एक फाइनाइट इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट ले लूँ डी आर, तो आई कैन फाइंड द वर्क डन अलोंग दिस कर्व, और इसका ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। और ये बाय यूजिंग लाइन इंटीग्रल बहुत सिंपल तरीके से ये निकल जाता है। सो नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अच्छा, एक बात मैं एग्जांपल्स पे जाने से पहले बोलता चलो, जो बता दूं आपको, ये जो फॉर्मूलाज मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, ये आपके पास दिस फॉर्मूलाज होगा, इसमें ये तमाम में कंसीडर ये किया हुआ है कि हमारे पास लाइन इंटीग्रल किसी प्लेन में निकालना। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला मजीद जनरलाइज किया जा सकता है कि अगर आप लाइन इंटीग्रल किसी स्पेस में निकाल लो, मतलब ये कि हमारे पास कोई फंक्शन 3 वेरिएबल्स का हो जाए और इसमें फिर मेरे पास एक टर्म का इसमें इजाफा हो जाएगा, जस्ट डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं फंक्शन का लाइन इंटीग्रल निकालना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, सो वो काम भी किया जा सकता है। सो ये आपके पास इधर, अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हो कि आपको एक लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, और ये लाइन इंटीग्रल में जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, दिस फंक्शन इज एक्स वाई टू द पावर 4, और ये जो हमारे पास कर्व दिया हुआ है, दिस इज द राइट हाफ ऑफ द सर्कल, जिसकी फिगर यहाँ पे मैंने बनाई है। यू नो राइट हाफ ऑफ द सर्कल जो है इसकी लिमिट्स जो है -π/2 से π/2 तक जाएगी। और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये हम प्रीवियस पहले पढ़ चुके हैं। We know x is equals to r cos t, y is equals to r sin t, where r is the radius of the circle which is 4 here. तो x is equals to 4 cos t, y is equals to 4 sin t इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो जिस फॉर्मूला नंबर 1 को डिस्कस किया था, यही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो इंटीग्रल दिया हुआ है इस केस में वो ds दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे t की लिमिट्स रिक्वायर्ड थी, मैं निकाल चुका हूँ। मुझे x ऑफ t y ऑफ t निकालना था, वो भी निकाल चुके हैं। इस x ऑफ t और y ऑफ t की वैल्यू को आप गिवन फंक्शन x y टू द पावर 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर 5 साइन 4t cos t। और dx ओवर dt फॉर्मूले के अंदर मौजूद है। dx अपॉन dt मैंने अलग से लिखा नहीं है। dx अपॉन dt आप देख सकते हो, यार ये तो वेरी सिंपल है, -4 cos sin t हो जाएगा। dy बाई dt इज 4 cos t।
इनका स्क्वायर करके आप ऐड करोगे, 16 कॉमन निकालोगे इसमें से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 16 स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा, तो ये 4 की पावर 5 हो गया। तो साइन की पावर 4t cos t, इसका इंटीग्रल निकालना इज वेरी सिंपल, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। लिमिट्स हमारे पास -π/2 से π/2 है, तो इसका इंटीग्रल साइन 5/5 हो गया। लिमिट्स अप्लाई की तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आप इसमें आगे ये काम कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन आपको करने का जब चाहे तो करते रहेगा बैठ के, मतलब ये कि कैलकुलेटर से इसको मजीद सॉल्व करना। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आपको गिवन है दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको dx और dy की फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है, ये कर्व, ये C1 C2 तो खैर मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको समझ लें, ये सी ओनली सी है। ये सी मतलब एज ए होल ये पूरा सी है, ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट होकर पॉइंट ए तक, देन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। हम अपने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये कर रहे हैं कि इस पूरे कर्व को दो कर्व्स में ब्रेक कर दिया। वी कैन सी कि हमारे पास O से लेके A तक एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम मैंने C1 रख दिया। C1 इज एक्चुअली अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम A से लेके B तक की। सिमिलरली दूसरी लाइन सेगमेंट जो है वो C2 है जिसका नाम मैंने AB रख दिया। ये दूसरी लाइन सेगमेंट है फ्रॉम A से लेके B तक। दिस इज OA, दिस इज OA, सॉरी, फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज OA एंड दूसरी लाइन सेगमेंट जो है ये आपके पास OB के नाम से। तो हमने इसको ये किया, तो आप अलग अलग फिर बात करेंगे। हमारे पास C1 के अलॉन्ग पहले इंटीग्रल फाइंड करेंगे, देन C2 के अलॉन्ग इंटीग्रल फाइंड करेंगे, देन वी विल टेक द मतलब इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा इंटीग्रल निकल जाएगा। तो मैंने किया यही है। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन बनी हुई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइन सेगमेंट की इक्वेशन निकालते में इस बात का ख्याल रखना है कि व्हाट इज x1, व्हाट इज x0, इनिशियली x क्या था, फाइनली x क्या था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके हिसाब से हमारे पास t की लिमिट्स इसको देख के ही डिसाइड है। तो इधर 2 पॉइंट फार्मूला, वेरी फेमस फार्मूला, यू ऑल नो द फार्मूला, x minus x0, x0 is in this case is origin, which is 0, x minus 0 divided by x1 minus x0, so 2 minus 0, x1 is 2 here, x0 is 0, y minus y0 is 0, y1 is 1 here, y0 is 0 here. So after simplification, x जो है 2t के बराबर आ जाएगा, y जो है ये t के बराबर आ जाएगा। मेरे पास ये मामला हो चुका है। अब मुझे इसके बाद t की लिमिट्स निकालनी है। x की इक्वेशन यूज करें या फिर आप y की इक्वेशन यूज करें, ये आपकी चॉइस है। ऑब्वियसली दोनों से सेम आंसर आएगा, लेकिन मुझे नजर आया यार कि y और t आर इक्वल, सो आई कैन सी के y इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, सो t की लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1 तक। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे dx और dy की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, सो आई टुक द डिफरेंशियल ऑफ x एंड y। dx का डिफरेंशियल निकाला तो ये 2 dt आ गया, dy का डिफरेंशियल निकाला तो ये dt आ गया, और इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज को मैंने क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर पुट कर दिया। x की जगह 2t पुट किया, y की जगह पे t पुट किया, तो ये मेरे पास मामला आ गया। और dx की जगह 2dt एंड dy की जगह dt पुट किया। x स्क्वायर था तो ये 4t स्क्वायर हो, x की वैल्यू 2t थी तो ये 4t स्क्वायर हो। इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है, आई थिंक इट्स इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लेंगे। इसका इंटीग्रल निकालना कोई ऐसी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप C2 के अलॉन्ग बात करोगे, C2 के अलॉन्ग भी आप देख सकते हो एक दूसरी लाइन सेगमेंट है। अगेन मैं बोलूँगा, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमने पेपर में अक्सर लोगों को ये डायरेक्शन को इग्नोर करते हुए और काम को गलत करते हुए देखा है, इसलिए बार बार इस बात पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ। सो अगेन 2 पॉइंट फॉर्मूला आपने लगाया, x माइनस एक्स नॉट इन दिस केस इज 2 हियर। ए बी की बात करूं, x नॉट इज 2 हियर एंड x1 इज 3 हियर, सो x माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2, y माइनस y नॉट इज 1 हियर एंड y1 इज 0 हियर।
तो इस चीज को मैंने यूज करके 2 पॉइंट फॉर्मूला लिख के मेरे पास लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई, विच इज x इज इक्वल्स टू 2 + t एंड y इज इक्वल्स टू 1 - t। और मैं किसी भी इक्वेशन को यूज करके x वाली को या y वाली इक्वेशन को यूज करके आप लिमिट t की इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियरली अगर आप x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखाऊं, x की वैल्यू इनिशियली 2 थी, x की वैल्यू इनिशियली 2 थी, ए बी में x की वैल्यू इनिशियली 2 थी, तो x वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें तो 2 + t हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 0। देन x की फाइनल वैल्यू, ए बी वाली इक्वेशन में x की फाइनल वैल्यू इज 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 2 + t। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे 1 आ जाएगी, तो इसलिए t की वैल्यू लिमिट्स 0 से 1 आएगी। आप x वाली इक्वेशन से निकालो, y वाली इक्वेशन से निकालो, ऑब्वियसली लिमिट्स सेम आती है। देन डिफरेंशियल जैसे निकालते हैं, dx इक्वल्स टू d आ गया, dy इन दिस केस इज -dt। तमाम चीज़ों की वैल्यूज को मैंने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, x की जगह पे उसकी वैल्यू, y की जगह पे उसकी वैल्यू, और ये मामला आ चुका है। बस इसकी इंटीग्रेशन ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रल है। आई थिंक दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये आप लोग इजीली ये इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हो। देन आप इक्वेशन 1 और 2 को एड अप कर लोगे टू फाइंड द फाइनल इंटीग्रल्स अलोंग सी। C1 के अलोंग अलग निकाला, C2 के अलोंग अलग निकाला, इन दोनों का आप एड अप कर लेंगे, दोनों आंसर्स को, इक्वेशन 1 और 2 वाले को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, एज वी डिस्कस के जब भी ये लाइन इंटीग्रल ये वाला आप निकालते हो f.dr, मतलब दिस वन, वी नो दिस इज, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये बात लिखी नहीं है, लेकिन वी नो दिस इज एक्चुअली वर्क डन अलोंग द कर्व C। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको इस ये भी लिखा हो सकता है कि आप एवोल्यूट ये चीज़ करें, और ये भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ गिवन ही ना हो कि आप ये चीज़ एवोल्यूट करें। आपको सिर्फ ये नाम के साथ बोल दें कि फाइंड द वर्क डन अलोंग द गिवन कर्व सी, और कर्व सी जो है ये आपको बोल दे कि यार ये कर्व सी जो है ये दिया हो। अच्छा, एक बात अगर आप रिकॉल करें, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये आर जो है एक पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj के बराबर। सो आप यहाँ पे अगर देखो, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा जाए तो एक्चुअली x की वैल्यू यहाँ पे t³ दी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और y की वैल्यू इज t² है। सो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर शराफत से इन्होंने दे दिया, हमें फाइंड नहीं करनी है। हमने जैसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो f.dr, सो r जब इसके बराबर है तो dr किसके बराबर होगा, dr विल बी इक्वल्स टू dxi प्लस dyj के इक्वल हो जाएगा। f.dr आप जब निकालोगे, यानी कि f गिवन टू यू इज दिस वन, एंड जब मैं इसका dr के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, यू नो द मस्ट नो द हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यानी कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, और प्लस बीच में आ जाता है, आई खत्म हो जाता है, फिर जे वाला जे से मल्टीप्लाई होता है, तो एक्चुअली ये माइनस में हो जाएगा। सो x² माइनस x² x² तो x² dx एंड x² dy, ये चीज एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करनी है। और अगर देखा जाए इसमें मुझे t की लिमिट्स ऑलरेडी दी हुई है, चूंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके साथ t की लिमिट्स भी दी हुई है। सो जस्ट इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। x की वैल्यू इस t³ t स्क्वायर है, y की वैल्यू तो ये t की पावर 4 हो जाएगा। dx अगर आप यहाँ से निकालो तो dx विल बी इक्वल्स टू 3t² dt के बराबर। dy आप जब निकालोगे डेट विल बी इक्वल्स टू 2t dt के बराबर। तो dx की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, और सिमिलरली x² इज t³ यानी कि t की पावर 6, और dy की वैल्यू इज 2t
dt. सो दिस इज हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, 3 एज इट इज, 3 4 7 और 2 9, टी की पावर 9 डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7 डी टी. सो 3 की पावर टी 10 ओवर 10 माइनस 2t8 ओवर दिस लिमिट 0 से 1. बस फाइनली आपके पास यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा. सो 3/10 माइनस 1/4. इसको आप बहुत बाद में एलसीएम लेते रहेगा. सो ये हमारा वर्क डन था जो कि हमने निकाला. सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स इसकी सॉल्व किए. मैंने कोशिश ये की है कि वेरियस फॉर्म्स के जो लाइन इंटीग्रल है वो आपको दिखा दूं यहाँ पे. बाकी आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मतलब ये कि जितने आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी बात आपको समझ में आएगी. तो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज में सॉल्व जरूर कीजिएगा. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.